गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले ऑडियो कंटेंट में CC9 पेपर के यूनिट 3 से रिलेटेड क्लासिकल थियोरी ऑफ क्राइम से संबंधित सामग्री को अपलोड किया था और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि वो कुछ हद तक मददगार होगा। आज मैं इसी कड़ी में, जैसा कि मैंने वादा किया था, आज मैं टाइपोलॉजिकल थियोरी, इसमें दूसरा जो सिद्धांत है टाइपोलॉजिकल थियोरी, जिसको हिंदी में प्रारूपवादी सिद्धांत कहते हैं, उससे संबंधित ऑडियो कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। सिद्धांत को मैं 2 ऑडियो कंटेंट में अपलोड करूंगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और ये जो पहला ऑडियो कंटेंट है वह इसके फर्स्ट पार्ट, जैसा कि आपको मैं संक्षेप में बता दूं कि इसके 2 पार्ट होंगे। एक बायोजेनिक स्कूल और दूसरा साइकोजेनिक स्कूल। तो इस पहले ऑडियो में मैं बायोजेनिक स्कूल से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालूंगा। तो इस ऑडियो कंटेंट को मैं शुरू कर रहा हूं। ये टाइपोलॉजिकल थियोरी मूलतः इस मान्यता पर आधारित है कि अपराधी एक विशेष प्रकार अर्थात टाइप का मानव है जिसकी शारीरिक मानसिक संरचना सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। परंतु इस बिंदु पर इस स्कूल से जुड़े हुए जितने भी फिलॉसफर हैं वो सब सहमत हैं। वो इसी बात पर विश्वास करते हैं कि वो आम लोगों से वो साइकोलॉजिकली या शारीरिक तौर पर वो अलग होता है। लेकिन इन लोगों ने अलग अलग लक्षणों को, किसी ने मानसिक लक्षणों को, किसी ने शारीरिक लक्षणों को, किसी ने दोनों को महत्ता प्रदान की। इस कारण से यह जो स्कूल है टाइपोलॉजिकल स्कूल, वह 2 उप स्कूलों में विभक्त है। पहला स्कूल जिसको बायोजेनिक स्कूल कहा जाता है और दूसरा स्कूल जिसको साइकोजेनिक स्कूल कहा जाता है। हम आज इस ऑडियो कंटेंट में बायोजेनिक स्कूल की चर्चा करेंगे। इस बायोजेनिक स्कूल के समर्थक विद्वानों में सबसे पहला नाम आता है लोम्ब्रोसो। इसका स्पेलिंग याद करें, LOMBROSO, लोम्ब्रोसो। दूसरा नाम है फेरी, FERRIE, फेरी। तीसरा नाम है गारोफेलो, GAROFALO, गारोफेलो। इसके अलावा गोरिंग्स, हुटन आदि विद्वान भी इस स्कूल से संबंधित हैं। लेकिन लोम्ब्रोसो इसमें से सबसे पहला और प्रमुख नाम है और शायद इसी कारण से आपको मैंने पहले भी बताया था कि लोम्ब्रोसो को पहला साइंटिफिक थियोरी देने का क्रेडिट जाता है और इसी कारण से इनको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। ये जो बायोजेनिक सब स्कूल है, ये वास्तव में जो हमने पिछले ऑडियो कंटेंट में जिस थियोरी की बात की थी वो क्लासिकल और नियो क्लासिकल थियोरी की, उसकी आलोचना पर आधारित, उस क्लासिकल और नियो क्लासिकल थियोरी की आलोचना से संबंधित है, जिसमें खास तौर पर बताया गया था कि अपराध की जो व्याख्या की गई थी वह खास तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री विल, यूटिलिटेरियनिज्म और हेडोनिज्म, ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसके आधार पर जो है वो सिद्धांत के स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया था। और बायोलॉजिकल स्कूल के लोगों ने इसको बिल्कुल नकारा और उन सब विद्वानों के लिए एक ही टर्म इस्तेमाल किया, आर्म चेयर फिलोसफर। जैसा कि मैंने वहाँ आलोचना में बताया था आपको, आर्म चेयर फिलोसफर घोषित किया। और ख़ास तौर पर इन्होंने एक नया शब्द क्रिएट किया है जिसको कहा जाता है डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद। ये एक नई फिलॉसफी पर आधारित सिद्धांत को स्थापित किए जिसको जो नियतिवाद से संबंधित था। अर्थात नियतिवाद का मतलब ये हुआ कि किसी का अपराधी होना पहले से सुनिश्चित होता है,
उसकी नियति में लिखा होता है। लेकिन यहाँ खास तौर पर नियति का संबंध कोई ईश्वरीय नियति से नहीं है, भाग्यवाद से संबंधित नहीं, बल्कि आनुवंशिकता आधारित नियतिवाद पर यह सिद्धांत आधारित है। क्योंकि अपराधियों के जिन शारीरिक मानसिक लक्षणों पर के अपराधी होने या न होने का सिद्धांतीकरण किया गया है, वह वास्तव में आनुवंशिक नियतिवाद से संबंधित है। क्योंकि उनकी वो शारीरिक मानसिक विशेषताएं वो अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि उनको पूर्वजों से वह विरासत में प्राप्त होता है, आनुवंशिक तौर पर प्राप्त होता है। यह सिद्धांत अपराध निर्धारण में इस फिलॉसफी को आधार मानती है और ख़ास तौर पर एक व्यक्ति के अपराधी होने में आनुवंशिकता के महत्व पर प्रकाश डालती है। साथ ही साथ पहली बार यह सिद्धांत अपराधियों के सुधार और उपचार पर बल देता है। क्योंकि किसी को कोई बीमारी आनुवंशिकता से लगी हुई है तो कैसे उसका उपचार किया जाए, कैसे उसका सुधार किया जाए, इस पर भी ये प्रकाश डालता है, यह सिद्धांत प्रकाश डालता है। और साथ ही साथ इन्होंने पहली बार अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनको रिहैबिलिटेट करने की भी सिफारिश करता है। उन तरीकों की भी बात करता है कि कैसे अपराधी दोबारा समाज में पुनर्स्थापित हो सकें। अब हम आते हैं इस बायोजेनिक स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक हैं लोम्ब्रोसो, उनके थियरी पर आते हैं। लोम्ब्रोसो के बारे में एक परिचय मैं आपको दे दूं। लोम्ब्रोसो इटली की सेना में एक डॉक्टर थे और इन्होंने 1876 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्राइम, इट्स कॉजेज एंड रेमेडीज। इस पुस्तक में उन्होंने एक अपराध से संबंधित एक सिद्धांत को सृजित किया जिसका नाम है थियरी ऑफ इवोल्यूशनरी एटाविज्म। थियरी ऑफ इवोल्यूशनरी एटाविज्म। एटाविज्म का स्पेलिंग आप लोग देख लें, ATAVISM। इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्व विकास की ओर लौटने का सिद्धांत या विकासवादी प्रत्यावर्ती सिद्धांत या विकासात्मक पूर्वजानुरूपता का सिद्धांत। तो इवोल्यूशनरी एटाविज्म का कई मीनिंग है, हिंदी में है। आप इसका मतलब आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता। लेकिन सामान्य भाषा में इनके सिद्धांत को कई लोगों ने थियरी ऑफ बॉर्न क्रिमिनल कहा, जन्मजात अपराधी सिद्धांत कहा। चूंकि लोम्ब्रोसो खुद विश्वास करते थे कि अपराधिता का गुण जो है वह आनुवंशिक तौर पर आता है, इसी आधार पर कुछ और लोगों ने इनके सिद्धांत को आसान शब्दों में विवेचना के लिए नाम दिया थियरी ऑफ बॉर्न क्रिमिनल। माने लोम्ब्रोसो का जो सिद्धांत है उसको आसान शब्दों में कहा जा सकता है थियरी ऑफ बॉर्न क्रिमिनल। अब हम आते हैं कि लोम्ब्रोसो ने इस सिद्धांत को कैसे सृजित किया, उसके लिए कैसे उन्होंने उपकल्पना गढ़ी, कैसे उसका प्रयोग किया और कैसे एक निष्कर्ष तक पहुँचे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लोम्ब्रोसो का ये जो सिद्धांत है, यह उसकी उपकल्पना जो है उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। आपने पढ़ा होगा पहले कि उपकल्पना के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में व्यक्तिगत अनुभव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस था जिसे उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान महसूस किया था, जब वो सेना में डॉक्टर की नौकरी कर रहे थे उस दौरान महसूस किया था और पाया था कि कुछ सैनिक जिनका वो इलाज करते थे वो अनुशासन प्रिय हैं, लेकिन कुछ अन्य सैनिक जो हैं वो कम अनुशासन प्रिय या उद्दंड हैं। और इन्होंने यह भी अवलोकित किया कि अपराधी सैनिकों की शारीरिक संरचना अन्य सामान्य सैनिकों की शरीर रचना से कुछ कुछ भिन्नता रखता। अपराधी सैनिकों ने कुछ सुपरफिशियल परिवर्तन भी अपने शरीर में रखा था, जैसे कि शरीर पर कुछ खास तरह के उत्तेजक और भद्दी जो टैटू मार्क्स है वो लगवा रखा था, जबकि अन्य सैनिकों
के शरीर पर कुछ अगर मार्क्स थे या तो कम थे और नहीं तो थे भी, तो वो सरल सीधी प्रकृति से जुड़े हुए आकृतियों से संबंधित होते थे। और इन पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर लोम्ब्रोसो को लगभग यह विश्वास होता गया कि शारीरिक विशेषताओं और मानसिक प्रवृत्तियों में एक सहसंबंध अवश्य है और जिसकी जांच करना आवश्यक है। इसी उपकल्पना के सत्यापन के लिए लोम्ब्रोसो ने सबसे पहले इटली की जेलों में बंद कैदियों का अध्ययन शुरू किया और इसी अध्ययन के दौरान उसे एक मरे हुए डाकू के स्कल को देखने का मौका मिला और उसको जब उन्होंने अवलोकन किया तो उस स्कल में भी उसको कई एबनॉर्मेलिटीज या विचित्रता महसूस हुई और इस तरह से उसने अपने अध्ययन का दायरा को और बढ़ाया और कुल 383 जो मृत अपराधी थे उनके स्कल और फिर जीवित अपराधियों की शारीरिक विशेषताओं का एक बड़े पैमाने पर अध्ययन प्रारंभ कर दिया। अपने अध्ययन के आधार पर लोम्ब्रोसो ने कई सामान्यीकरण स्थापित किए। इनका पहला सामान्यीकरण है कि अपराधी जन्म से ही विशेष प्रकार का व्यक्ति होता है, विशेष टाइप का व्यक्ति होता है और यह जो विशेष टाइप है वह खास तौर पर शरीर संरचना से संबंधित होता है जो उसे आनुवंशिकता से प्राप्त होता है। दूसरा जो इनका सामान्यीकरण है वह यह है कि अपराधियों की शारीरिक संरचना, आप ध्यान दीजिएगा, अपराधियों की जो शारीरिक संरचना की विचित्रता है या फिर स्टिग्माज हैं, कुछ क्षति चिन्ह जिसको कहते हैं कटे छटे का निशान, के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है और इन्होंने कुछ खास पहचान चिन्ह बताए। जैसे पहचान चिन्ह में से एसिमेट्रिकल चेहरा, असममित चेहरा, एसिमेट्रिकल चेहरा, ASYMMETRICAL, एसिमेट्रिकल चेहरा, लंबे कान, अत्यधिक लंबी बाहें, चपटी नाक, पीछे हटने वाला ललाट जिसको कहते हैं रिट्रीटिंग फोरहेड, पीछे की ओर ढलान लिया हुआ जिसको फोरहेड कहा जाता है। इसके अलावा टफ्ट और क्रिस्पी बाल, हेयर, गुच्छेदार बाल जिसको कहेंगे। खास तो एक और विशेषता की उन्होंने चर्चा की जिसको कहते हैं इनसेंसिबिलिटी टू पेन, दर्द के प्रति संवेदनहीनता। इसके अलावा आंखों का दोषपूर्ण होना और साथ ही कुछ अन्य शारीरिक विचित्रताओं की भी इन्होंने चर्चा की। तीसरा सामान्यीकरण है कि ये जो स्टिग्माज हैं वह सीधे तौर पर अपराध का कारण नहीं होता, बल्कि पूर्व विकास की अवस्था जिसको कहते हैं एटाविज्म की अवस्था या डिजेनरेसी या आदिम अवस्था की ओर लौटने, रिवर्सन, डिवोल्यूशन टू मोर प्रिमिटिव एज, मतलब हम लोग का जो विकास हुआ है प्रिमिटिव से मॉडर्न की तरफ हुआ है। जो हमारे पूर्वज थे उनके शरीर की संरचना से हमारी शरीर की संरचना वह पॉजिटिव साइड में इवॉल्व है, लेकिन अगर शरीर में ऐसी शरीर रचना दिखाई देती है जो पीछे की ओर ले जा रही है, पुराने लक्षणों की ओर ले जा रही है जो हमारे पूर्वजों में थी, जो प्रिमिटिव पीपुल में थी, तो उस शरीर रचना को ही उन्होंने विचित्रताओं के रूप में, एबनॉर्मलिटीज के रूप में खास तौर पर पहचाना और अपराध का उससे संबंध जोड़ा। नंबर 4 है कि जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर क्रिमिनल टाइप का होता है वह अपराध करने से अपने आप को नहीं रोक पाता, परंतु अगर उसका बचपन से ही पालन पोषण एक्सेप्शनली पॉजिटिव एनवायरनमेंट में किया जाए तो शायद इसमें कुछ कमी आती है
और उसके अपराधी होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अपराधी और गैर अपराधी की पहचान उन्होंने सिर्फ शरीर रचना के दृष्टिकोण से ही नहीं किया। उन्होंने पाया कि शरीर रचना तो भिन्न होती ही है, उनके द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति भी थोड़ी एक दूसरे से भिन्न होती है। और इन सामान्यीकरणों के साथ साथ लोम्ब्रोसो ने अपराधियों के प्रकारों की भी चर्चा की। कुछ खास प्रकार उन्होंने क्लासिफाई किया है, अपराधियों के कुछ खास प्रकार को क्लासिफाई किया है, लेकिन ये इनके फर्दर स्टडीज में बात आई है। और उन्होंने शुरू में जो एक टाइप दिया था वह था जन्मजात अपराधी, और बाद में दो और टाइप को उन्होंने अपने फर्दर स्टडीज में जोड़ा, जिसमें एक का नाम उन्होंने दिया ऑकेजनल आकस्मिक अपराधी या अपराधी सम क्रिमिनलॉयड। ये टर्म है क्रिमिनलॉयड, स्पेलिंग आप लोग लिख ले, CRIMINALOID, क्रिमिनलॉयड। और माना जाता है कि इनकी जन्मजात अपराधियों से थोड़ी भिन्नता होती है जो डिग्री में होती है, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपराध में लिप्त हो जाते हैं। इनका शरीर जो है वह जन्मजात अपराधियों से थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां अति प्रतिकूल इनको मिलती हैं इसलिए वो अपराध में लिप्त हो जाते हैं। दूसरा टाइप इन्होंने बताया है जिसको कहा जाता है क्रिमिनल बाय पैशन, भावावेग अपराधी या जुनूनी अपराधी। ये जन्मजात अपराधियों से ठीक विपरीत गुण, कंट्रास्ट गुण इसमें उन्होंने नोट किया, जैसे नर्वसनेस, जिसको कहते हैं अधीर हो जाना, बहुत जल्दी व्याकुल हो जाना, या दूसरा गुण है जिसको कहते हैं इमोशनल सेंसिटिव होना, संवेगात्मक रूप से अति संवेदनशील होना, और जैसे प्रेम, राजनीति जैसे अपराध को मोटिवेट करने वाले प्रेरकों से बहुत जल्दी प्रेरित हो जाना। ये सारे गुण जो है वह ये दूसरे प्रकार के अपराधी में इन्होंने नोट किया, जिसको क्रिमिनल बाय पैशन कहा जाता है। लोम्ब्रोसो ने न्याय और सजा के बारे में भी कुछ सामान्यीकरण दिए हैं, जैसे सजेशन दिए हैं। उनका मानना था कि अपराधियों को कठोर शारीरिक दंड और मृत्यु दंड देने की सजा भी उसकी मात्रा को कंट्रोल नहीं कर सकती। कितना भी हम लोग शारीरिक दंड दें, कितना भी मृत्यु दंड दें, लेकिन उस पर हम रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो उनकी आनुवंशिकता से संबंधित है, वो लगातार उनको प्रेरित करता रहता है। इस कारण उनको सजा दे देने से वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि तब तक वो, जब तक सजा मिलेगी तब तक वो अपना आनुवंशिक जो गुण है वो अन्य छोटे जनरेशन में वो हस्तांतरित कर चुके होते हैं। इसलिए उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये उपाय किया जा सकता है कि उनका बंध्याकरण, जिसको स्टेरिलाइजेशन, और साथ ही साथ उनके बच्चों की पहचान करके उसका बहुत प्रारंभिक दशा से ही ट्रीटमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। इनके बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रख के अगर उपचार दिया जाए तो शारीरिक लक्षण होने के बावजूद भी उनको अपराधी होने से बचाया जा सकता है। और इस तरह लोम्ब्रोसो के सिद्धांत में हम लोग पाते हैं कि शुरू में तो बिल्कुल रिजिड थे कि बिल्कुल जन्मजात गुणों पर यह आधारित होता है, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने इसको बदला, और ख़ास तौर पर सामाजिक कारकों की तरफ भी इनका थोड़ा बहुत झुकाव होता गया, क्योंकि इन्होंने खुद ही महसूस किया कि अगर जन्मजात गुण है भी तो भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट बचपन से ही दिया जाता है और फेवरेबल सोशल इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो बच्चे को अपराधी होने से बचाया जाता है। इस स्कूल के जो दूसरे विद्वान हैं जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, उनका नाम है फेरी, FERRIE, फेरी। ये लोम्ब्रोसो के ही जो है वो डिसिपल रहे हैं, और इन्होंने किताब लिखी थी क्रिमिनल सोशियोलॉजी, और 1917 में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने लोम्ब्रोसो से और उनके सिद्धांत से कई चीज़ें ली और थोड़ा संशोधित किया, और ख़ास तौर पर इन्होंने शारीरिक के साथ साथ मानसिक विशेषताओं को भी महत्ता प्रदान की।
और साथ ही साथ इन्होंने भौतिक और सामाजिक पर्यावरण को भी अपराध के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनाया। ये भौतिक कारक जिसको ये रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उसमें जलवायु, तापमान, ऋतु, स्थान तथा संसाधनों आदि को सम्मिलित किया जाता है। और सोशल पर्यावरण के रूप में इन्होंने अपराध के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है, जैसे जनसंख्या का घनत्व, रीति रिवाज, धर्म, राजनीतिक संगठन इत्यादि को। एक तीसरे विद्वान जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, उनका नाम है गारफेलो, और इन्होंने क्रिमिनोलॉजी नाम की किताब लिखी थी 1885 में। यह भी लोम्ब्रोसो के ही अनुयायी थे और इन्होंने शारीरिक विशेषताओं की तुलना में मानसिक विशेषताओं को ज़्यादा महत्व दिया। और इनके अनुसार से अपराधी एक ऐसे टाइप का व्यक्ति है जिसमें खास तौर पर दया, ईमानदारी जैसे गुणों का बिल्कुल अभाव होता है। अगर उनमें सिर्फ ईमानदारी का अभाव है तो वह संपत्ति संबंधी अपराध करता है, जबकि दया का अभाव अगर उनमें है तो वह व्यक्ति संबंधी अपराध करने को प्रेरित होता है। अब आते हैं कि इन्होंने कुल मिलाकर के जो लोम्ब्रोसो, फेरी और गारफेलो के विचार हैं, इसको अगर एक कंसोलिडेट करें तो ये एक इसको पॉजिटिविस्ट संप्रदाय का कह सकते हैं। और इन सब लोगों ने कुछ कॉमन बातें रखी, जैसे कि अपराधी व्यवहार के अध्ययन में आनुवंशिक अनुसंधान और खास तौर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देने के साथ साथ ये लोग बराबर आपराधिक कानून में सुधार की भी सिफारिश करते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने अभी बताया कि ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं। इसके बाद इन लोगों ने पहली बार इस बात को एस्टैब्लिश कराया जिसको हम लोगों ने कहते हैं नियतिवाद या निर्धारणवाद। निर्धारणवाद का सिद्धांत इन लोगों पहली बार एस्टैब्लिश किया और इस बारे में लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया कि एक व्यक्ति के अपराधी होने में सिर्फ उसका व्यक्तिगत अपना कोई हाथ नहीं होता, बल्कि कुछ वो पहले से नियति होती है जिसे वो आनुवंशिकता से ग्रहण करता है, जो उसे अपराध की ओर अग्रसर करता है। इन्होंने साथ ही पर्यावरण की भूमिका को भी रेखांकित किया, क्योंकि अगर आनुवंशिक तत्व भी हैं और एडवर्स एनवायरनमेंट भी है तो उसके अपराधी होने की संभावना बढ़ जाती है। और इन्होंने एक खास आलोचना की है क्लासिकल सिद्धांत दाताओं की, और इसके बारे में जैसा कि हमने बताया था आपको कि उसमें निश्चित दंड की सिफारिश की जाती थी। क्लासिकल लोग कहते थे निश्चित दंड दिया जाना चाहिए। निश्चित दंड का मतलब कि एक अपराध के लिए एक ही प्रकार का दंड, तो उसके स्थान पर इन्होंने उसको सब्जेक्टिव बनाने की सिफारिश की कि एक ही अपराध के लिए निश्चित दंड की जगह अनिश्चित दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि अपराध करने वाला व्यक्ति अलग अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग अलग होती है, उसका उम्र अलग अलग होता है, उसकी दशाएं अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में उन सबको एक बराबर जो है दंड दिया जाना उचित नहीं होगा। अब हम आते हैं कि इस बायोजेनिक स्कूल की एक सामान्य आलोचना जो क्रिटिसिज्म है। इसमें पहले जो आलोचक हैं उनका नाम है चार्ल्स गोरिंग। नाम नोट कर लीजिए, CHARLES, चार्ल्स गोरिंग, GORING। चार्ल्स गोरिंग जो हैं वह 1913 में इंग्लैंड में 12 वर्ष तक 3000 अपराधियों और जो गैर अपराधी हैं उनकी शारीरिक रचना का अध्ययन किया और पाया कि इन दोनों के बीच में कोई खास शारीरिक मानसिक अंतर नहीं है। और इस तरह से इस पूरे थीसिस को ही इन्होंने उलट के रख दिया अपने अध्ययन के आधार पर। ऐसा कोई अंतर नहीं था जिसकी सिफारिश ये लोग करते हैं। दूसरे जो बड़े आलोचक हैं उनका नाम है रीड, REID, रीड। ये खास तौर पर आलोचना करते हैं लोम्ब्रोसो के मेथोडोलॉजी पर। उन्होंने कहा कि लोम्ब्रोसो दिखावा में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी विधि ज़्यादातर जो है वह वर्णनात्मक है। उसने एक्सपेरिमेंट बहुत कम किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं किया। और ख़ास तौर पर वो एनालॉजी और एनेक्डोट और मिथ्स को आधार बनाया। मतलब मिलती जुलती बात है तो यहाँ ऐसी होगी तो वहाँ भी वैसी होगी। जैसे हम लोग एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि एक गांव ऐसा है तो दूसरा गांव भी वैसा ही होगा।
उसी तरह से एनेक्डोट जो है, जिसमें सुनी सुनाई बात जो है वो पुरानी कहानी, कथा कहानियों पर आधारित बहुत सारा हम निर्णय ले लेते हैं। और ख़ास तौर पर इसने एक बहुत कड़ी आलोचना की कि जब वो डाटा जुटा रहा था लोम्ब्रोसो, तो कुछ ऐसे सैंपल्स भी उसको सामने आ रहे थे जो उसके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट थे, लेकिन उसने उन सैंपल्स को ही इग्नोर किया जो उसके हाइपोथेसिस से मैच नहीं कह रहे थे। ऐसे सैंपल्स को उसने छोड़ दिया, उसको यूज ही नहीं किया अपने रिसर्च में। तो इस तरह इनकी आलोचना उसके मेथोडोलॉजी से संबंधित है। एक और विद्वान है आइसेनक, EYSENCK, आइसेनक। इन्होंने भी खास तौर पर लोम्ब्रोसो की आलोचना की है, पूरे स्कूल की आलोचना की है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वह एक सोशल कंसेप्ट है, ना कि बायोलॉजिकल। इनका मानना है कि अपराध वास्तव में सीखने, अंतःक्रिया करने तथा जो सोशल एक्सपीरियंस व्यक्ति समाज में गेन करता है उससे संबंधित होना चाहिए, ना कि इसकी व्याख्या उससे संबंधित होनी चाहिए, ना कि आनुवंशिकता से संबंधित। एक और बड़े विद्वान है जिसकी थियरी हम बाद में पढ़ेंगे, उनका नाम है सदरलैंड। सदरलैंड जो सोशियोलॉजिकल थियरी देने वाले सबसे बड़े विद्वान हैं। इन्होंने भी लोम्ब्रोसो के मेथोडोलॉजी पर ही सबसे ज़्यादा अटैक किया। इन्होंने कहा है कि लोम्ब्रोसो ने बहुत छोटे समग्र पर, जो इनका इन्वर्स साइज था बहुत छोटा था, और उससे भी बहुत कम मात्रा में इकाइयों का, यूनिट्स का चयन किया और उसके परिणाम के आधार पर इन्होंने सामान्यीकरण दिया। तो ऐसे में अगर इन्वर्स छोटा, सैंपल छोटा, तो उनका सिद्धांत को वैज्ञानिक कैसे माना जाए। साथ ही साथ कहा इसने कि जो एडवांस स्टैटिस्टिक होता है, जिसको कहते हैं आजकल कोरिलेशन मेथड, टी रेशियो वगैरह वगैरह का जो तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग स्टैटिस्टिकली जान पाते हैं, उसका इस्तेमाल इन्होंने बहुत कम किया, ना के बराबर किया। इसलिए इनके प्रयोग को वो प्रयोग मानने से ही इनकार कर देते हैं। इस तरह कई और विद्वान हुए हैं जिन्होंने इनकी आलोचना की है, लेकिन हम अंत में मानते हैं कि इनके बायोजेनिक स्कूल के सिद्धांतों में अनेक कमियां थीं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि ये लोग पॉजिटिविस्ट थे। इन्होंने पहली बार पॉजिटिविस्टिक तरीके से अध्ययन किया, और इनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने अध्ययनकर्ताओं को एक नया रास्ता दिखाया, जिसकी मदद से बाद में बहुत सारे नए सिद्धांत जो हैं उसका सृजन होता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो पहला साइंटिफिक थियरी, पहला पॉजिटिविस्ट थियरी इसी स्कूल की देन है, और इस कारण यह स्कूल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस ऑडियो कंटेंट में बस इतना ही। हम अगले ऑडियो कंटेंट में आपको जो दूसरा इम्पॉर्टेंट स्कूल है, जिसको साइकोजेनिक स्कूल कहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।